देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तो सबसे पहले बात भारत चीन विवाद से जुड़ी 9 बड़ी अपडेट की। क्या चीन जहां पिटा था, क्या वहां फिर से वो अपने कैंप बना रहा है? गलवान के बाद अब चीन कहां पर नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? क्या भारत से कूटनीतिक हार के बाद चीन जैविक हमलों की तैयारी कर रहा है? और अमेरिका ने क्यों बताया चीन उसके लिए है बड़ा खतरा? भारत चीन तनातनी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। गलवान में मुंह की खाने के बाद भी चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। 15 जून को जिस जगह पर भारतीय रणबांकुरों ने पीएलए की सेना को सबक सिखाया था, उसी जगह पर ड्रैगन के जवानों ने 22 जून को फिर से कैंप बना दिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है, जिसमें चीन की पोजीशन साफ दिखाई दे रही है। छोटी छोटी गाड़ियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। चीन ने LAC के डेप्सांग और दौलत बेग क्षेत्र में भारत की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नया फ्रंट तैयार करने में जुटी है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत ने भी दौलत बेग और डेप्सांग में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि गलवान मुद्दे पर कूटनीति और रणनीति में भारत से मात खा रहा चीन जैविक हमले कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो सीधे तौर पर हमला न करके भारत विरोधी देशों के आतंकियों के जरिए जैविक हमला करा सकता है। हालांकि DRDO अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास हर हमले से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है। भारत चीन टकराव के बीच कल दोनों देशों के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की वर्चुअल मीटिंग हुई। गलवान झड़प के बाद ये पहली डिप्लोमेटिक बैठक थी जिसमें लद्दाख सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए उपायों पर विस्तार से बात हुई। भारतीय दल ने मैप के जरिए स्थिति को पेश किया। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख बॉर्डर पर शांति भारत पर निर्भर करता है। चीन नेपाल सीमा विवाद पर कांग्रेस ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और चीन के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब भी दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार को सवालों से डर लगता है, तो उन्हें 2004 से 14 का वक्त याद करना चाहिए और हमारी सरकार से सवाल पूछने के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तब LAC पर जायजा लेने के लिए बीजेपी ने अपना डेलीगेशन भेजा था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर जुबानी हमला बोला है। पोम्पियो ने चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। पोम्पियो ने कहा है कि इस खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही पोम्पियो ने चीन को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करने की नसीहत देते हुए उन लोगों को रिहा करने की मांग की है जिन्हें चीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर कैद किया गया है। नेपाल में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 3 सांसदों ने चीन द्वारा अतिक्रमित भूमि को वापस लेने की मांग को लेकर संसद में मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन नेपाल के 5 जिलों की करीब 14 हेक्टेयर जमीन हड़प चुका है। वहीं नेपाल के 2 गांव गोरखा और दारचूला पर भी चीन ने कब्जा जमा रखा है। लंबे समय के बाद भी नेपाल इस विवाद को अब तक सुलझा नहीं सका है। चीन के खिलाफ दुनिया भर में भारतीयों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें कनाडा के वैंकूवर की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इन्होंने LAC पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए नारेबाजी की। पोस्टर पर लिखा था, चीन पीछे जाओ। लद्दाख में चीन की करतूत के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। लखनऊ में गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की अर्थी निकाली और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुतले को पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर आग लगा दी। वे पुतले को काफी देर तक पैरों से रौंदते रहे। वहाँ मौजूद लोगों ने चीनी सामान तोड़कर भी अपना विरोध जताया। भारत चीन टकराव के खबरों के बाद अब रुक करते हैं राष्ट्र की खबरों की तरफ। आज घाटी में कितने आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और आपातकाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कैसे हमला बोला। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग को लेकर विपक्ष से कैसे भुनाने की कोशिश में है। देश से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इससे पहले आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने तड़के सोपोर के हरद सिवा इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 5 मददगारों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान इमरान राशिद, इरफान अहमद गनी, ओवैस अहमद,
मोहसिन कादिर और आबिर राथर के रूप में हुई है। ये सभी लश्कर के आतंकियों को रसद और शरण देने का काम कर रहे थे। इनके पास से 28 लाइव राउंड के AK-47, एक मैगजीन, AK-47 और लश्कर के कई पोस्टर बरामद हुए हैं। देश में आपातकाल को आज 45 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, 45 साल पहले सत्ता के लालच में एक परिवार ने आपातकाल लागू किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहन करने के बाद भी आपातकाल का विरोध किया। 25 जून 1975 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित की थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 19वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल पेट्रोल को छोड़कर डीजल के दामों में इजाफा हुआ था, लेकिन आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे और डीजल की कीमतों में 14 पैसों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 79.92 रुपए जबकि डीजल 80.2 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली को छोड़कर बाकी शहरों में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर से कम है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साइकिल मार्च कर विरोध जताया। इस विरोध मार्च में उनके भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कोरोना संकट के बीच सरकार आम आदमी को महंगाई का बोझ डालकर जीना मुहाल कर रही है। MP के भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बिना इजाजत रैली निकालने के मामले में दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 150 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह पर धारा 144 के उल्लंघन और साइकिल रैली में भीड़ जुटाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे से साइकिल रैली निकाली थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कार्य योजना और शिलान्यास को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने क्षेत्र पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक 26 जून को VHP मुख्यालय कार सेवकपुरम में होगी, जिसमें VHP के महासचिव विनायक राव और उपाध्यक्ष चंपत राय के साथ 32 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण के कारण एम्स में पिछले 3 महीने से बंद OPD सेवा आज से शुरू हो गई। हालांकि OPD सेवाओं को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। फिलहाल OPD में पुराने मरीज ही देखे जाएंगे। सभी विभागों में अभी 15-15 मरीज ही देखने की व्यवस्था की गई है और इसके लिए मरीज को डॉक्टर से मिलने का वक्त फोन पर ही लेना होगा। बेहद जरूरतमंद मरीजों को ही देखा जाएगा। अभी नए कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। CBSE बोर्ड इस साल 10वीं और 12वीं के बची हुई परीक्षाएं लेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे सकता है। इससे पहले 23 जून को बची हुई परीक्षाओं के आयोजन को चुनौती देने वाली अभिभावकों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात पर विशेषज्ञों से राय लेकर केंद्र ने जल्द फैसले की बात कही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से वक्त मांगा था। देश में हर दिन कोरोना के नए केसेस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मरीजों की रिकॉर्ड मामले सामने आए और दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए घर घर स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ। इसरो पर कैसे पड़ा लॉकडाउन का असर, इन खबरों के साथ कोरोना से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस को लेकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एक दिन में कोरोना के 16,922 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 418 लोगों ने दम तोड़ा है। नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 4,73,000 के पार हो गए हैं। वहीं एक्टिव केस 1,86,514 हैं। कोरोना से देश में अब तक 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए घर घर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। कल सिविल लाइन स्थित मजनू का टीला इलाके में प्रशासन की टीम ने जाकर लोगों से पूछताछ की, बुखार या सांस के रोगियों का पता लगाया। अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो एंटीजन किट्स के जरिए उनकी जांच की जाएगी। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले एक दिन में 46 नए कोरोना मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,507 पहुंच चुका है, जबकि कुल 211 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सिर्फ 24 घंटे में 187 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस तरह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है। MP में अब तक कोरोना से कुल 534 लोगों की जान जा चुकी है।
तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के लिहाज से तमिलनाडु देश भर में महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर है। यहां कल 2,865 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 67,468 हो गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 56% है, जबकि मृत्यु दर महज 1.28% है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। कल कोरोना के 572 नए केस सामने आए, वहीं 25 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में कोरोना से 1,736 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कल कोरोना के 382 नए केस मिले और राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो गया। राहत की बात यह है कि राज्य में एक्टिव केसों की तादाद 3,000 ही है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल की लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आगामी 31 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,173 हो गई है। इसमें से 591 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच घोषित लॉकडाउन का असर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर भी पड़ा है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले मिशन गगनयान और चंद्रयान 3 अभियान में देरी होगी। इसके अलावा ऐसे 10 अंतरिक्ष अभियान डिस्टर्ब हुए जिनके इस साल होने की योजना थी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए WHO ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। WHO के महानिदेशक ने जिनेवा में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में सऊदी अरब सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस साल ही हज की यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से 95,27,000 से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,84,000 के पार पहुंच गया है। अकेले अमेरिका में अब तक इससे 24,62,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,24,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 53,874 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,92,000 को पार कर चुका है। देश की राजधानी में कोरोना मामलों की रफ्तार डराने वाली है, जिसकी वजह से यहां पर अब ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी बढ़ चुकी है। वहीं अब दिल्ली सरकार ने एलजी के फरमान के खिलाफ गृह मंत्री से गुहार लगाई। दिल्ली एनसीआर की 9 बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत और मांग में तकरीबन 60% की बढ़ोतरी आई है। घर पर भी रहकर इलाज करवा रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम पहले से 1.5 गुना बढ़ गए हैं। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक आम लोगों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी करने से इसकी कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई है। कल एक दिन में 3,788 नए मामले सामने आए, वहीं 64 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। राजधानी में अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,365 हो गया है। राहत की खबर यह है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी अच्छी है। अब तक 41,437 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन में रखने को लेकर उपराज्यपाल के नए आदेश पर फिर तकरार शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल 2 दिन से उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। नए आदेश को वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी गई है। नए आदेश के मुताबिक कोरोना के सभी संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर आना जरूरी है, लेकिन सिसोदिया का कहना है कि इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए शहनाई हॉल में टेम्परेरी तौर पर कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यहां करीब 100 बेड लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने स्थित इस बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। दोनों ने डॉक्टर्स से बातचीत कर जानकारी ली। पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर सरकार की रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के नोटिस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार निदेशालय, विदेश मंत्रालय और दिल्ली सरकार को जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि निर्यात पर लगी रोक से कंपनियों को घाटा हुआ और मजदूरों की मेहनत पर पानी फिर गया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना का कहर थमता दिखाई नहीं दे रहा है। कल यहाँ कोरोना वायरस के 94 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के 1,669 मरीज सामने आए हैं। इसमें से 996 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। 654 मरीजों का यहाँ के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोएडा में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और बिजली समेत अन्य चीजें महंगी होने के कारण लोगों की कमर टूट रही है। दिल्ली दंगों की आरोपी और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्रा सफूरा जरगर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सफूरा प्रेग्नेंट है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कल उन्हें मानवता के आधार पर 10,000 के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती। इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी। दिल्ली के सीमापुरी में लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक नामी लुटेरा पकड़ा गया। लुटेरों के इस गिरोह के बारे में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। कल रात पुलिस ने एक अपाचे बाइक को रोका और उसको थाने ले जाने लगी। तभी उसने पुलिस के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाबू नाम का बदमाश पकड़ा गया। और अब खबरें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 1,42,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। किस बीजेपी नेता ने शरद पवार की तुलना कोरोना से की और मुंबई में कहां सुबह सुबह आग से मचा हड़कंप। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,889 नए कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 208 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 6,739 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अभी 62,353 एक्टिव केस हैं। मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1,118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 120 लोगों की जान चली गई है। मुंबई में कुल मरने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3,964 तक जा पहुंचा है। मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी की ओर से मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। इसके लिए बीएमसी ने 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट खरीदने का निर्णय लिया है। टेस्टिंग किट की सबसे खास बात यह है कि इससे महज 20 से 30 मिनट के अंदर जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है, जबकि अभी के समय में जांच रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तस्वीर महाराष्ट्र के सिल्लोड की है, जहां की सड़कों और गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री सिल्लोड के विधायक अब्दुल सत्तार खुद अपने हाथों से इलाके को सैनिटाइज करते दिखे। सिल्लोड शहर में हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के बाद अब्दुल सत्तार ने लोगों को संबोधित भी किया और जानलेवा बीमारी कोरोना से बचने की नसीहत भी दी। कोरोना से जहां देश और दुनिया बुरी तरह से प्रभावित है, वहीं मुंबई के वसे के एक नवविवाहित जोड़े ने दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। दरअसल कोरोना की वजह से एरिक और मर्लिन ने सादगी से शादी करने का फैसला किया। हालांकि एरिक और मर्लिन अपनी शादी में 2000 लोगों को बुलाना चाहते थे, लेकिन महामारी के कारण उन्होंने अपने प्लान को बदला और 2 परिवारों के बीच अपनी शादी रचाई और समारोह टलने से बचे पैसों से 50 बेड खरीदकर क्वारंटीन सेंटर में दान कर दिया। महाराष्ट्र के मुंबई में नरीमन पॉइंट के पास लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जमनालाल बजाज मार्ग पर जॉली मार्केट चैम्बर 2 के करीब एक बैंक के दफ्तर में आग लगी। 14 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बैंक में लगी आग की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गईं। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलसी गोपीचंद पडलकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एमएलसी गोपीचंद पडलकर के बयान पर पलटवार करते हुए एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि गोपीचंद पडलकर राजनीति में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि नवाब मलिक का कहना है कि पडलकर जैसे नेता को एनसीपी गंभीरता से नहीं लेती है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पडलकर ने अपने विवादित बयान में पवार की तुलना कोरोना से करते हुए कहा था कि शरद पवार कोरोना की तरह पूरे राज्य को संक्रमित कर रहे हैं। नासिक में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अच्छी बारिश की वजह से किसान अपने अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 2,18,043 हेक्टेयर खेतों में बुआई की जा चुकी है। इसके लिए किसानों को बीज भी दिए जा चुके हैं। जिला कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक अच्छी खेती के लिए जून के महीने में औसतन बारिश 174.4 मिलीमीटर की जरूरत होती है। वहीं अब तक 171.63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। औरंगाबाद शहर के चिड़ियाघर में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित एक बाघिन की बुधवार को सुबह मौत हो गई। चिड़ियाघर में जिस बाघिन की मौत हुई है उसका नाम करीना था और बाघिन की उम्र 6 साल थी। अधिकारियों के मुताबिक बाघिन का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही बाघिन की मौत हो गई। चिड़ियाघर कर्मचारियों का कहना है कि बाघिन ने 21 जून से खाना पीना छोड़ दिया था। महाराष्ट्र के ठाणे में भी युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इलाके में दबदबा बनाए रखने के लिए कुछ गुंडे युवक के कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। गुंडों की धमकी से डरे पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है।
खबरें अब यूपी बिहार से। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कितने मरीज की जान गई? यूपी के किस जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारियों पर गाज गिरी? बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? और बिहार में कहां तेज रफ्तार ट्रक 3 मासूमों को रौंद चुका है? यूपी और बिहार से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 24 घंटे के अंदर 664 नए मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 19,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं 12,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि देश के सबसे अधिक मृत्यु दर वाले जिले में 4 जिले यूपी के हैं, जबकि 60% मरीज सिर्फ 22 जिलों में बढ़ गए हैं। एक और जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं मथुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में अनोखी पहल की गई है। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सजा काट रहे कैदी दिन रात मेहनत कर फेस शील्ड बना रहे हैं, जिन्हें अलग अलग पुलिस विभाग के कार्यालयों में भेजा जाएगा। जेल अधिकारी के मुताबिक जो शील्ड मार्केट में बेची जा रही है, उससे इन शील्डों की क्वालिटी काफी बेहतर है और इन्हें मार्केट रेट से कम में बेचा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस विभाग ने हेल्पलाइन शुरू की है। अब किसी सरकारी कर्मचारी के रिश्वत मांगने पर लोग सीधे हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर कॉल कर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यूपी सतर्कता आयोग की निदेशक पीवी रामा शास्त्री ने कहा कि हेल्पलाइन के जरिए रिश्वतखोरी की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में 14वें वित्त के बजट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मामला कटेहरी विकास खंड का है, जहां कटेहरी पंचायत के एडीओ के साथ और 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया। जिलाधिकारी के मुताबिक तीनों कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि तीनों की मिलीभगत से 96 लाख रुपए का गबन किया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने वाला है। अभी जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे है, जो अगले कुछ घंटे में टच कर सकता है, जिससे निचले इलाकों में हड़कंप है। फिलहाल जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 299 नए केस सामने आए हैं। अब तक यहां कोरोना से 55 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पटना में कोरोना से एक शख्स की मौत दर्ज की गई। सबसे ज्यादा दरभंगा और सारण में 5-5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह बिहार में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,273 हो चुकी है। बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला अप्रोच रोड पर जानवी चौक के पास की है। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में जा घुसा। ट्रक के चपेट में आने से एक ही परिवार की 2 बच्चियों और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी के तीनों उम्मीदवार एम रहमान, रामबली चंद्रवंशी और सुनील सिंह ने कल अपना पर्चा दाखिल किया। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए कल 2 उम्मीदवारों सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश के नाम का ऐलान किया। आज विधान परिषद चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। लॉकडाउन के बाद बिहार के सीएम पहली बार पटना से बाहर निकले और मधुबनी का दौरा किया। दरअसल मधुबनी जाकर सीएम नीतीश कुमार ने भारत नेपाल सीमा पर बने बांध का जायजा लिया। पिछले साल आए प्रलयकारी बाढ़ की वजह से जयनगर का ये बांध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके मरम्मतीकरण का काम नीतीश कुमार की निगरानी में चल रहा था। तो न्यूज टॉप 9 में आपने देखा बिना ब्रेक के देश, दुनिया और मनोरंजन की खबरें। नई खबरों के साथ न्यूज टॉप 9 लेकर हम फिर से लौटेंगे शाम 7 बजे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।